हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे ट्रांसफार्मर के आइडियल और प्रैक्टिकल कंडीशन पे। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। उससे पहले जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, उन्हें देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये पूछ रहे हैं। इंडक्शन जो क्या करता है, जब लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, फैराडेज का लॉ, खैर इन्होंने मेंशन कर दिया है, प्लस इसके साथ क्या होना चाहिए, लेंज लॉ होना चाहिए। आर समराइज इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन में, किन इक्वेशन में इसको क्या किया है, समराइज किया गया है। तो आपको पता है E इक्वल्स टू क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, I करंट है, R रेसिस्टेंस है, दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हो गया। E इक्वल्स टू L di बाई dt। L मीन्स क्या, इंडक्टेंस, di बाई dt सेल्फ इंडक्टेंस, और करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द कॉइल। कॉइल के अंदर कितना करंट जा रहा है। जैसे आप अगर बात करेंगे, ये कॉइल है, तो इसमें करंट अगर आई जा रहा है तो यहां पे ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, सर्किट बेस पे बात हो रही है। अगर फैराडेज के लॉ के हिसाब से देखा जाए, फैराडेज के लॉ के हिसाब से ये बात सही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल है, ठीक है, बट सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार मैं ये कह रहा हूं, सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू और फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू, सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू, दो पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम लोग लेंज लॉ और फैराडेज के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखें, तो फैराडेज जी कहते हैं व्हेन देयर इज अ रेट चेंज ऑफ फ्लक्स, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं व्हेन देयर इज अ लिंकेज ऑफ फ्लक्स विद द कंडक्टर। लिंकेज होगा फ्लक्स का कंडक्टर के साथ तो एक ईएमएफ जनरेट होगा। और साई इज इक्वल्स टू कितना होता है, साई इज इक्वल्स टू N5 फ्लक्स लिंकेज, नंबर ऑफ टर्न्स, और फ्लक्स का क्या हो गया, लिंकेज। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं ये तो कहीं ना कहीं फैराडेज का लॉ है, और ये नेगेटिव क्या दे रहा है, नेगेटिव बता रहा है लेंज लॉ। मींस जिसकी वजह से, फ्लक्स के वजह से, फ्लक्स लिंकेज की वजह से ये प्रोड्यूस हुआ, तो फ्लक्स को क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। उस अपोजिशन को दिखाने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं। सो द बेस्ट फॉर्म इज, बेस्ट क्या, यही फॉर्म ही है, फैराडेज का लॉ और लेंज लॉ एक साथ लगाने के लिए आपके पास कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ कह रहा है इफ एसी सप्लाई इज रिप्लेस बाय डीसी। अगर एसी सप्लाई को डीसी से रिप्लेस कर दिया जाए, एसी सप्लाई ऑफ ट्रांसफार्मर, कहां पे, ट्रांसफार्मर में, इफ एसी सप्लाई ऑफ ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस बाय डीसी, डीसी से रिप्लेस कर दिया जाए। कह रहे हैं कि अगर एक ट्रांसफार्मर है, यहां पे आप एसी सप्लाई देते हो, तो इसकी जगह अगर आप डीसी लगा दीजिए तो क्या होगा, तो होगा क्या। तो मैं कहा कि देखते हैं क्या होगा, द प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न आउट। पहली बात कह रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा। तो चलिए अगर देखें, एनालिसिस करते हैं, तो मैं कहा अगर ये प्राइमरी वाइंडिंग है किसका, ट्रांसफार्मर का, तो इसका आर रेसिस्टेंस जो होगा, मतलब इस वाइंडिंग के अंदर जो रेसिस्टेंस होगा वो बहुत कम होता है, टेंस टू 0, और इसका एक्स पर यूनिट यानी लीकेज, ये भी क्या होता है, बहुत कम रखते हैं, टेंस टू कितना, 0 रखते हैं। तो मतलब अगर हम लोग कहें निग्लेक्ट कर लें, और यहां पे अगर मैं डीसी लगाता हूं, तो मैं कह सकता हूं ये प्योर कंडक्टर, प्योर इंडक्टर है। इंडक्टर डीसी के लिए क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट वर्क करेगा। तो ये सारी करंट तो फ्लो हो जाएगी, इसमें करंट तो फ्लो हो जाएगा, सॉरी, ओके। सो कह रहे हैं कि अगर आप एसी से डीसी को रिप्लेस कर दीजिए, तो मेरे को पता है रेसिस्टेंस 0 टेंस टू है, इंडक्टेंस भी कितना 0 है, और एक इंडक्टर डीसी के केस में कैसा बिहेवियर रखता है, शॉर्ट सर्किट का बिहेवियर रखता है। अगर शॉर्ट सर्किट होगा दोस्त, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, तो वाइंडिंग तो जल जाएगी, पहली बात है, वाइंडिंग तो जल जाएगी। बात तो सही है, वाइंडिंग का तो जलना तय है, प्राइमरी वाइंडिंग विल बर्न, इसका जलना तो तय है। सेकेंडरी वाइंडिंग विल बर्न, सेकेंडरी बर्न करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं कहा अगर यहां पे करंट फ्लो होगी तो फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, फ्लक्स तो प्रोड्यूस होना ही होना है। अब इस फ्लक्स का जो नेचर है, इस फ्लक्स का जो नेचर है वो कैसा है, स्टैटिक, टाइम इनवेरिएंट है,
इसका नेचर कैसा है, टाइम इनवेरिएंट, क्योंकि अप्लाई क्या किए हैं आप, डीसी अप्लाई किए हैं। तो इसका नेचर अगर टाइम इनवेरिएंट है दोस्त, तो इसका मतलब है ये इसके साथ कोई रिलेटिव मोशन नहीं करेगा, इसमें कोई ईएमएफ नहीं होगा। अगर ईएमएफ नहीं इंड्यूस हुआ तो करंट कहां से फ्लो करेगा, तो फिर हम कुछ कह ही नहीं सकते। मेरे सेकेंडरी में तो ईएमएफ ही नहीं इंड्यूस हुआ, तो बर्न होने का तो चांस है ही नहीं, बर्न होने का तो चांस है ही नहीं। ट्रांसफार्मर, द ट्रांसफार्मर हैज नो इफेक्ट, ट्रांसफार्मर के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा भैया, जल तो रहा है, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले ही ये कट गया, तो ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आइए, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्या इंक्रीज करता है, वोल्टेज को, फ्रीक्वेंसी को, पावर को, करंट को। किसको इंक्रीज करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर एक ही तरह का होता है दोस्त, मैं बता चुका हूं। उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लगाया गया है, मींस उसको स्टेप अप में कॉन्फ़िगरेट किया गया है, मतलब लो वोल्टेज साइड की तरफ उसको सोर्स रखा गया है, हाई वोल्टेज साइड की तरफ लोड लगाया गया है। तो हाई वोल्टेज साइड की तरफ लोड लगाया गया है, तो वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। करंट को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज करता ही नहीं है। ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट पावर डिवाइस, जितना आप इनपुट लगाएंगे उतना ही क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिल जाएगा। नाउ अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। सो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जरा। सबसे पहले इसे हम देखेंगे, अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन होता तो हम लोग इसे कैसे अटेम्प्ट करते, और ये क्वेश्चन अगर मेंस वगैरह में आ गया तो हम लोग इसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। नाउ सबसे पहले ऑप्शनल देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोर ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड एज इंडिकेटेड इन द ग्राफ। यानी ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, फाई दे रखा है, वेबर्स में है, तो इतना इसके ऊपर लगाया जा रहा है। इसके ऊपर इसका फ्लक्स जो है, इसके कोर में इतना फ्लक्स क्या है, दिया जा रहा है। इसके कोर में इतना फ्लक्स क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। मैं कहा ठीक है, इतना फ्लक्स इसके कोर में फ्लो हो रहा है, तो ये कह रहे हैं इसका नेचर ऐसा है, 0 से 1 सेकंड के लिए इंक्रीज हो रहा है, इतने में कांस्टेंट है, मतलब अपना रेट चेंज नहीं कर रहा है, बस क्या है 0.12 वेबर का फ्लक्स क्या रखा है, हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रखा है। फिर ये फ्लक्स क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। ठीक है, फाई का नेचर है। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ERS। ERS में आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। ओके। अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन होता तो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं कहा अगर ये ऑप्शनल होता तो मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो इंड्यूस्ड ये जो फ्लक्स है इसका नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग माने यहां पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। ठीक, अगर पॉजिटिव इंक्रीजिंग है तो मेरे को निकालना है ईएमएफ। E इज इक्वल टू कितना होता है, डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी। तो एन तो हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स पॉजिटिव रहना ही है, ये पॉजिटिव है, मतलब ये क्या मिलेगा, पहला जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर का होगा। तो इसमें कैसा होना होगा, यहां पे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर का। यहां पे देखिए फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। अगर ये फाई क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो जो आप डिफरेंशिएट करेंगे उसका इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। तो इस जगह पे फ्लक्स कैसा है, कांस्टेंट है, तो यहां पे इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट्स। यहां पे देखिए इसके स्लोप का नेचर कैसा है, नेगेटिव है। इसके स्लोप का नेचर कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव और कह सकते हैं डिक्रीजिंग नेचर का है। अगर डिक्रीजिंग नेचर का है मेरे दोस्त, तो जब भी आप क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन लिखेंगे तो E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई कितना लिखेंगे, डी टी, और फाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव मिलता हुआ नजर आएगा। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव का होगा। यानी सबसे पहले 1 सेकंड तक उसे पॉजिटिव वोल्ट मिलेगा, तो यहां पे देखिए नेगेटिव वोल्ट्स नहीं हो सकता, यहां पे देखिए पॉजिटिव वोल्ट्स पॉसिबल है, यहां पे देखिए पॉजिटिव वोल्ट्स पॉसिबल है, यहां पे देखिए नेगेटिव वोल्ट्स पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, यहां पे देखिए
इस 1 से 2 सेकंड्स के लिए 1 से 2 सेकंड्स के लिए 0 वोल्ट्स मिल रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 से 2 सेकंड के लिए क्या हो गया, 0 वोल्ट्स मिल रहा है। यहाँ पे 1 से 2 सेकंड्स के लिए 0 वोल्ट्स मिल रहा है। कह रहा है फिर वोल्टेज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज कैसा है, 48 वोल्ट पॉजिटिव का मिल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे कौन सा, ऑब्जेक्टिव। अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए आया होता तो कैसे करते, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव के हिसाब से दिया गया होता तो हम लोग लिखते कैसा, कि ऐसा है कि गिवन कंडीशन क्या है, फ्लक्स इज गिवन एज पर ग्राफ, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, फाई is given in the ग्राफ में दिया हुआ है। अच्छा, we have to find the induced EMF, we have to find the ERS, इसे लिख देता हूं induced EMF, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया देखो, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, किस किस इंटरवल के लिए आप बात कर रहे हो। तो मैं कहा फॉर 0 to 1 सेकेंड, 0 सेकेंड से 1 सेकेंड के लिए मैं बात करता हूं, 0 सेकेंड टू 1 सेकेंड। इसमें अगर आप देखोगे तो जो ग्राफ बनेगा फाई ऑफ टी, अगर आप लिखोगे फाई ऑफ टी इज इक्वल टू कितना, एम्पलीट्यूड, इतना स्लोप लिखना है ना इसका, तो परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, बेस कर दीजिए, लंब बटे आधार, लंब बटे कितना, आधार। तो लंब की ऊंचाई कितना है, 0.12, आधार कितना है, 1, और इसके साथ आप क्या लिख दीजिए, टी लिख दीजिए। तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा कितना, 0.12 टी, इस लाइन का इक्वेशन आ गया, ये बन गया फाई ऑफ टी बन गया, ठीक है, पॉजिटिव का। तो मैं कहा 0.12 टी, ये बन गया आपके पास फाई ऑफ टी आ गया इस समय पे। तो यहां पे अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ, अब यही फ्लक्स पूरे में जा रहा है, यही फ्लक्स पूरे में घूम रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ ERS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, N2 d फाई टी अपॉन में कितना, dt। तो N2 की वैल्यू कितनी है, 200 टर्न्स बोल रहे हैं, 200 टर्न्स है, और d बाई कितना, dt 0 पॉइंट कितना 12 इंटू कितना t कर देंगे। तो यहां पे जो मिल जाएगा अपने को 2 0 ये गायब, और 12 दूनी कितना 24 वोल्ट, पॉजिटिव का वोल्ट 24 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। आइए फॉर टाइम इंटरवल, किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर इस केस के लिए बात हो गई। अब 1 सेकेंड से 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड की बात कर लेते हैं, इस टाइम इंटरवल में आते हैं 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के लिए। तो फाई ऑफ टी क्या है, फाई ऑफ टी इज इक्वल टू 0.12 वेबर, दैट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बना हुआ है। अगर ये कांस्टेंट है मेरे दोस्त, तो ERS जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, N2 d फाई ऑफ टी अपॉन में कितना dt। तो यहां से N2 की वैल्यू 200 d बाई dt, और यहां पर रख देंगे 0 पॉइंट कितना 12, और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 वोल्ट्स। हमेशा ध्यान रखिए कि यूनिट जरूर लिखिए जब भी आप मेंस की कॉपी लिख रहे हो। तो नाउ अगले में आइए, अगला कह रहा है फॉर 2 सेकेंड टू 2.5 सेकेंड के लिए अगर मैं बात करता हूं, इस सेकेंड में आता हूं, 2 सेकेंड से 2.5 सेकेंड के लिए इस इंटरवल में, तो मुझे क्या चाहिए, फाई ऑफ टी चाहिए। यहां पे स्लोप आप देखोगे तो क्या बनेगा, स्लोप बनेगा परपेंडिकुलर, यानी लंब बटे कितना, आधार। तो लंब कितना है 0.12, यही है पूरा, और आधार कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए 0.5, और इसके साथ क्या लिख दीजिए, लीनियर है, ये ग्राफ लीनियर है तो टी लिख दिया, ग्राफ लीनियर है तो टी लिख दिया। तो यहां पे आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी, एक 0 बढ़ा देते हैं, नीचे 00 कर देते हैं, यहां से पॉइंट गायब कर देते हैं, यहां से 00, एक कैंसिल, तो ऐसा बन गया
6 बटे कितना 25, या ऐसे ही रख दो कोई दिक्कत नहीं है। 12 बटा कितना 50t, ये बन गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से करते हैं ERS इज इक्वल्स टू N2 कितना दोस्त d∅ अपॉन में कितना लिख देंगे dt लिख देंगे। आइए जरा यहां पे, तो मैं कहा 200 और d बाई कितना dt, और ये 12 बटे कितना 50 इंटू कितना t लिख देंगे। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये कांस्टेंट कूद के बाहर आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट आ गया बाहर, और t का डिफरेंशिएशन करोगे बन जाएगा 1, 1 कैंसिल, 5 चौक के 20, 12 चौक के कितना 48। अच्छा, जो स्लोप होगा वो कैसा है, डिक्रीजिंग नेचर का है, तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ, यहाँ पे नेगेटिव के साथ, ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव का क्या बन जाएगा 48 वोल्ट्स। स्लोप का नेचर कैसा है नेगेटिव, तो ये आपके पास बन जाएगा नेगेटिव का। तो ये आ गया आपके पास 48 वोल्ट। अगर इसका ग्राफ खींचने को बोल रहे हैं मेंस की कॉपी में, तो आप ग्राफ खींच सकते हैं बड़े इजीली के साथ। क्या 24 वोल्ट यहाँ पे कर दीजिए, 24 वोल्ट के साथ प्लस का कितना 24 वोल्ट, और 48 वोल्ट क्या कर दीजिए यहाँ पे बना दीजिए, नेगेटिव का क्या 48 वोल्ट यहाँ लगा दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ आपके पास निकल आया। तो कभी ऐसा लगे कि नहीं डीसी अप्लाई करेंगे सोर्स पे, यहाँ देखिए आप डीसी अप्लाई किए थे, ये डीसी है, ये डीसी है, ये लीनियर अप्लाई किए थे, बट रेट चेंज हो रहा था लीनियरली, तो आपको ये कैसा वोल्टेज मिल गया, इसे हम लोग कहते हैं यूनिट स्टेप, यूनिट स्टेप, और ये भी कैसा है यूनिट स्टेप। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे, अब जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं साइनसॉइडल, तो साइनसॉइडल का मतलब अगर आप अप्लाई किए v ऑफ t या फाई ऑफ t अगर आपने ले लिया कितना साइन ओमेगा t, तो इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो कॉस ओमेगा t, ये भी कैसा मिलेगा साइनसॉइडल ही मिलेगा। अगर आपने लीनियर अप्लाई किया है तो कांस्टेंट वोल्टेज मिल जाएगा, लीनियर अप्लाई किया तो यूनिट स्टेप वोल्टेज मिल जाएगा। अगर आपने पैराबोलिक नेचर अप्लाई किया तो कैसा मिल जाएगा लीनियर वोल्टेज। मींस अगर पैराबोलिक यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि ये ग्राफ ऐसे गया होता, ये ना जाके ये ऐसे गया होता, तो यहाँ पे जब आप फंक्शन लिखते तो क्या बनाना पड़ता टी स्क्वायर बनाना पड़ता। तो यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होता मेरे दोस्त वो कैसा होता लीनियरली जनरेट होता। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल एनालिसिस है, अप्रोच है, कैसे ले रहा है क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। कल को कोई पूछे अरे डीसी अप्लाई किए तो इसमें क्या आएगा क्या होगा, अरे जैसे ही आप डीसी अप्लाई करोगे ये वाइंडिंग जल जाएगी, इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। इसके ईएमएफ में क्या होगा एक इंपल्स आएगा, अचानक से आया और गायब हो जाएगा, एक इंपल्स होगा। कैसे, क्योंकि यूनिट स्टेप का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाता है यूनिट इंपल्स फंक्शन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, आप वहां से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। ओके, नाउ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इधर से आते हैं क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 12, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए 13 से सॉल्व करते हैं, 13 से आ जाते हैं। इफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज इंडक्टिव लोड, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है जिसका लोड कैसा है इंडक्टिव नेचर का। ठीक है, एज शोन इन फिगर इक्विवेलेंट टू सोर्स साइड, मीन्स कह रहा है कि इसको सोर्स साइड लेके आइए, मीन्स सेकेंडरी से कहां लेके आना है आपको प्राइमरी साइड लेके आना है। ठीक है, अगर ऐसी बात है दोस्त तो इसका मतलब है मुझे पता है कि जब भी आपको Z2 डैश निकालना होता है तो a स्क्वायर Z2 करते हैं, मीन्स सेकेंडरी को आप कहां ला रहे हो प्राइमरी साइड में ला रहे हो। लेकिन ये कंडीशन तब लगता है जब आपके पास क्या हो, इधर हाई वोल्टेज साइड हो और इधर क्या हो लो वोल्टेज साइड। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब है यहां पे जरा देख लेते हैं, पहले टर्न रेशियो निकाल लेते हैं। A बराबर कितना N
ए बराबर कितना, N1 अपॉन में कितना, NHV, NHV अपॉन में कितना, NLV, है ना। तो यहां से अगर देखें तो N अपॉन 1 बराबर कितना बन जाएगा, N, मीन्स ये वाला ऑलवेज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए, फॉर IEEE कंडीशन कहता है, ठीक है। तो 1 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये वाली साइड क्या है, HV है, ये N है, ये कितना है, 1 है, और ये वाली साइड क्या है, LV है, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब है अब गरीब देश से अमीर देश में आने के लिए a स्क्वायर टर्न्स से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और ये लोड है L, तो इसका इंपीडेंस क्या बनेगा, JXL, JXL। तो एक्सएल में होता क्या है, एक्सएल का मतलब होता है मेरे दोस्त 2 पाई FL, है ना। अब 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वैल्यू, तो आपने कहा कि जब भी हम लोग लोड को ट्रांसफर करते हैं, यानी Z2 डैश को उस साइड से इस साइड में लाते हैं, तो a स्क्वायर का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, और यहां पे क्या लिखते हैं, Z2 लिखते हैं। तो इसका मतलब हुआ a स्क्वायर यानी एक्सएल को आपने क्या कर लिया, ट्रांसफर कर लिया। अब एक्सएल को अगर मैं खोलूं मेरे दोस्त, तो 2 पाई कितना बन जाएगा, 2 पाई FL बन जाएगा, और a को मैं हटा के लिख सकता हूं क्या, N स्क्वायर, क्योंकि अभी हम लोगों ने निकाला था a बराबर कितना है, N है। तो यहां से मैं कह सकता हूं ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू 2 पाई F तो कांस्टेंट बन गया, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए, यानी इसका मतलब है N स्क्वायर L क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी वैल्यू, यहां पे बनता हुआ नजर आएगा। और ये इसलिए कह रहा हूं कि ट्रांसफार्मर जो है वो इंपीडेंस मैचिंग का काम करता था। देखिए यहां पे अगर L हेनरी के लिए वर्क कर रहा है, अगर L हेनरी का इंडक्टेंस यहां पे क्रिएट कर रहा है, तो यहां पे N स्क्वायर L हेनरी का इंडक्टेंस क्रिएट कर रहा है, मींस इंपीडेंस को क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन और है, जरा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन कहां गया, चलिए अभी मिलेगा तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन और है, चलिए अभी मिलता है तो उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन एक ट्रांसफार्मर है 400 बटा 230 वोल्ट का सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट, देन प्राइमरी को 400 वोल्ट पे कनेक्ट किया है। तो इन्होंने क्या, ये इनका कहना है कि ऐसा है मेरे दोस्त कि ये आपके पास 400 बटा कितना 230 का है, 400 बटा 230 वोल्ट का है। तो कह रहे इसके एक टर्न में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके एक टर्न में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये सेम वही कंसेप्ट है, इंपीडेंस मैचिंग का ही कंसेप्ट है। ट्रांसफार्मर इंपीडेंस मैच कर देगा। अब मेरे दोस्त अगर ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से समझना, मैं एक बात कह रहा हूं, ये LV साइड है, ये HV साइड है। कैसे ये HV हो गया, HV आखिर हुआ कैसे, बताओ HV कैसे हो गया। HV इस तरह से हुआ कि यहां पे आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गया तो जितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो रहा था उतना ही इसमें, उतना ही इसमें। टर्न ज्यादा हो गया ना मेरे दोस्त, टर्न ज्यादा होने की वजह से ये साइड HV हो गया। अगर टर्न ज्यादा ना होता, तो जितना ईएमएफ यहां इंड्यूस होता है उतना ही ईएमएफ यहां इंड्यूस होगा, क्योंकि पर टर्न इंड्यूस ईएमएफ तो सेम ही रहता है, चाहे वो प्राइमरी हुआ, चाहे सेकेंडरी हुआ, चाहे LHV हुआ, चाहे LV हुआ, चाहे HV हुआ। पर टर्न इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों तरफ सेम रहता है। वो नंबर ऑफ टर्न्स होने की वजह से HV साइड बन जाता है और LV साइड बन जाता है। यानी ये बात समझना जरूरी है
कि पर टर्न इंड्यूस्ड ईएमएफ जितना यहां होगा उतना ही यहां पे भी होगा, लेकिन यहां पे इंड्यूस्ड, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू ज्यादा हो गया तो ये साइड एचवी हो गया, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कम हो गया तो ये कौन सा साइड हो गया, एलवी साइड हो गया। इसका मैं आपको साक्ष्य देता हूं। साक्ष्य यहां से देखिए, E1 बराबर जब भी आप लिखते थे या इंड्यूस्ड ईएमएफ E1t जब भी आप लिखते थे क्या कहते थे, √2πf φm n1 और क्या लिख देते थे, cos ओमेगा t। अब मेरे दोस्त E2t बराबर क्या लिखते थे, √2πf φm n2 cos ओमेगा t। एक बात बताओ मेरे दोस्त, यहां पे ये सारी वैल्यू देखिए, ये सारी वैल्यू सेम है, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा वही तो ज्यादा हो जाएगा। यानी इसका मतलब है जिसमें पर टर्न इंड्यूस ईएमएफ, अगर यहां पे N1 रख दो तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स इसमें उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स इसमें, इसका मतलब है पर टर्न जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बढ़ रहा है। अगर एक टर्न में इसका 1 वोल्ट हो रहा है तो इसके भी एक टर्न में 1 ही वोल्ट होगा। अब ये अलग बात है कि इसमें 32 टर्न है और इसमें 30 टर्न है, तो यहां पे 30 वोल्ट जनरेट होगा और यहां पे 32 वोल्ट जनरेट होगा, यहां पे 32 वोल्ट जनरेट होगा। कहने का मतलब है कि अगर इसको ऑप्शनल से मेरे को करना होता, ये क्वेश्चन ऑप्शनल होता तो मैं कैसे कहता, मेरे को चुटकियों में कहता, ये देखो पर टर्न इंड्यूस ईएमएफ तो क्या होता है, चाहे प्राइमरी हुआ चाहे सेकेंडरी हुआ सेम ही होता है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और यहां पे देखो 1/1 आ जाएगा, कितना फिर से 1। पर टर्न इंड्यूस ईएमएफ हमेशा कितना मिलेगा, पर टर्न पूछा जा रहा है, एक टर्न में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो वो आपको जब भी मिलेगा, चाहे इसका जब भी आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी में होगा, जितना इंड्यूस ईएमएफ एलवी में होगा, उतना ही इंड्यूस ईएमएफ एचवी में हो जाएगा। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ऑलवेज दिस ऑलवेज इक्वल्स टू 1। पर टर्न इंड्यूस ईएमएफ दोनों साइड बराबर होता है दोस्त, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। अब इसको अगर मेरे को ऑप्शनल से नहीं, अगर मेरे को इसको सब्जेक्टिव करना होता, अगर इसे सब्जेक्टिव करना होता तो बड़े प्यार से मैं कहता यार दोस्त देखो E1 जो है प्राइमरी साइड 400 वोल्ट है, E1 बराबर, तो मैं लिखता सॉल्यूशन गिवन दैट क्या दिया है अपने को, पहला E1 बराबर कितना 400 वोल्ट्स, E2 बराबर कितना 230 वोल्ट। ठीक है, और E1 पे इतना वोल्ट लगाया भी जा रहा है। ठीक है, तो E1 पे अगर इतना वोल्ट लगा रहा है तो E2 इतना मिल ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं पर टर्न इंड्यूस ईएमएफ E1 अपॉन में कितना लिखना है, टर्न्स लिखना है, अपॉन में E2 अपॉन में कितना लिखना है, टर्न्स लिखना है, E2 अपॉन में टर्न्स लिखना है। तो यहां पे अगर आप टर्न्स देखोगे तो टर्न्स तो दिया ही नहीं है, तो 50 हर्ट्ज का तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी है, इतना टर्न्स है, टर्न्स तो यहां दिया ही नहीं है, टर्न्स का कोई मतलब ही नहीं है। एक बार क्वेश्चन जरा चेक कर लें, कोई इशू तो नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए, टर्न्स नहीं दिया है तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। अगर टर्न्स नहीं दिया तो कोई इशू है ही नहीं, तो हम लोग इस रिलेशन से जाएंगे, पर टर्न जाना है तो हम लोग कह सकते हैं 400 टर्न यहाँ पे, इसका मतलब होता है यहां से देखिए, फिर इसको मिटा दीजिए, टर्न रेशियो दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया इसके अलावा। तो एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं एज वी नो दैट, हमें एक बात बड़े प्यार से पता है, क्या पता है कि A बराबर कितना होता है, A बराबर NHV अपॉन में कितना NLV इज इक्वल्स टू EHV अपॉन में कितना ELV इज इक्वल्स टू ILV अपॉन में कितना IHV, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फ्रॉम दिस रिलेशन, तो यहां से लिख लीजिए फ्रॉम दिस रिलेशन, इस रिलेशन से मैं कह सकता हूं क्या कि भैया NHV अपॉन NLV की वैल्यू कितनी होगी, 400 बटा कितना 230। तो इसका मतलब है NHV को कितना होना पड़ेगा 400 और NLV को कितना होना पड़ेगा 230, यानी 400 टर्न इसमें रहा होगा, टर्न इसमें और 230 टर्न इसमें,
तो अगर मेरे को अब यहां से लिखने के बाद अब मेरे को क्या निकालना था, जो पूछा गया था। सो EMF E1 अपॉन में टर्न्स अपॉन E2 अपॉन में कितना टर्न्स, तो ये बन जाएगा 400 बटा 400 230 बटा कितना 230 इज इक्वल टू कितना 1। खत्म हो गई बात, ओवर। सब्जेक्टिव भी बता दिया यहीं पे ना। अगला आइए, क्वेश्चन नंबर 10 था ये, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 10 में जरा देखिएगा, कह रहा है एक सिंगल फेज हैज 1:2 रेशियो, एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है 1:2 रेशियो एंड कनेक्टेड टू ए प्योरली रेसिस्टिव लोड, ये प्योरली रेसिस्टिव लोड से कनेक्टेड है। द मैग्नेटाइजिंग करंट इज 1 एम्प्स। अच्छा दोस्त, मैंने कहा था मैग्नेटाइजिंग करंट का मतलब क्या होता है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस करे। तो I5 मैंने बताया था, इसे मैं क्या लिया था, मैग्नेटाइजिंग करंट। इसकी वैल्यू ये क्या दे रहे हैं 1 एम्प्स है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा हूं, 1 एम्प्स दे रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, टर्न रेशियो इन्होंने पहले दे दिया, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 1:2, तो N1 ले लो, N1 लगा लो, N1 बटा कितना N2 बराबर कितना लिखा जाए दोस्त 1/2, तो इसकी A की वैल्यू आ गई, ठीक है, ओके। टर्न रेशियो इज कनेक्टेड टू द प्योरली रेसिस्टिव लोड, द मैग्नेटाइजिंग करंट इज 1 एम्प्स हो गया। द सेकेंडरी करंट इज, सेकेंडरी करंट यानी I2 ये दे रखे हैं कितना दोस्त, I2 बराबर कितना 1 एम्प्स दे रखे हैं, ठीक है, दोनों का 1 एम्प्स है, यानी यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्प्स, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया कितना I2 बराबर कितना 1 एम्प्स। इफ द कोर एंड द लीकेज इज नेग्लेक्टेड, कोर लॉस जो है उसको हटा दिए, कोर लॉस की वैल्यू कितनी है, IC की वैल्यू 0, और लीकेज माने कोई भी लीकेज हो ही नहीं है, फ्लक्स कोई लीक हो ही नहीं रहा, माने सारा सभी का सभी फ्लक्स फ्लो कर जा रहा है कोर के थ्रू। तो कह रहे हैं नेग्लेक्टेड देन द प्राइमरी करंट, तो आपसे पूछ रहे हैं I1 की वैल्यू बताइए मेरे को, I1 की वैल्यू बताइए। सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल, सो सिंपल। यहां पे देखिए A की वैल्यू तो आपने निकाल ही लिया, N1 बटा कितना N2 बराबर 1/2। असल में ये A होना नहीं चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि NHB बटा NLB हमारा स्टैंडर्ड है। चलिए अभी इससे सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। आइए, तो मैं कहा कि I1 करंट जो होता है मेरे दोस्त, I1 करंट जो होता है वो समेशन होता है नो लोड करंट प्लस कितना लोड जो करंट ड्रॉ कर रहा है I2 डैश, इसका समेशन होता है। और I2 डैश जो होगा वो कुछ नहीं होगा, I2 बटा कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। इन केस अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग लो वोल्टेज साइड से, अगर हम लोग लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड में जा रहे हैं तो A से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कोई इशू नहीं है, यहां पे भी काम चल जाएगा अपना, यहां पे भी काम चल जाएगा। तो यहां से अगर मैं कहूं, यहां से अगर मेरे को एक रिलेशन लिखता हूं, क्या A बराबर कितना I1 बटा कितना I2 बराबर, सॉरी A बराबर कितना होता है N1 बटा कितना N2 बराबर, अगर इसे N1 कहा, इसे मैं क्या कह रहा हूं N2 कह रहा हूं, तो बराबर V1 बटा कितना V2 बराबर I2 बटा कितना I1, ठीक है। तो यहां से इस रिलेशन का उपयोग करता हूं तो मैं कह सकता हूं 1/2, A का मान हो गया, I2 का मान कितना है, I2 का मान है 1, वैल्यू इज 1, और I1 की वैल्यू निकालनी है आपको, I1 की। तो ये I1 जो निकलेगा, I1 जो निकलेगा ये कितना बन जाएगा 2 एम्प्स। 2 एम्प्स ये वो वाली करंट है I2 डैश वाली, मीन्स इस करंट को इसमें बैठ के अगर आप देख रहे थे तो I2 डैश आ गया, यानी I2 डैश, ये I1 तो निकला है लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, ये आप यहां बैठ के इसको देख रहे हो, रेफर कर दिए तो ये I2 डैश आ गया आपके पास, ओके। नाउ I2 डैश की वैल्यू यहां पे आ गई कितना 2 एम्प्स आ गई। अब आ जाओ I0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, I0 की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो I0 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा, I0 इज इक्वल टू कितना होता है IC प्लस कितना I5। तो IC तो ये पहले कह रहे हैं निगलेक्ट कर दो, तो हमने निगलेक्ट कर दिया। I5 की वैल्यू ये कह रहे हैं कितना है 1 है, तो I0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त 1 हो जाएगी, 1 एम्प्स।
तो इसका मतलब है इस इक्वेशन की जगह पे मैं लिख दूंगा कितना, I1 की I0 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितना 2 लिख दिया। तो यहां से अगर मैं निकालता हूं तो ये वेक्टर समेशन है, फेजर समेशन, फेजर समेशन करेंगे तो I1 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट में 5, और अंडर रूट में 5 की वैल्यू हो जाए 2 2 जा 4 और 2.2, मान लें कुछ 2.24 से ज्यादा ही होगा, ठीक है, इसी के आसपास मैच करेगा। ठीक, ये तो तरीका था जो लोग कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वगैरह की बात करते हैं, उस तरीके से जो मैं आपको बताया हूं, अगर उस तरीके से आपको करना हो तो मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू IEEE रूल क्या कहता है भैया कि A शुड बी ग्रेटर देन 1, फॉर दिस कंडीशन A इज इक्वल्स टू NHV अपॉन NLV कर लो, इज इक्वल्स टू VHV अपॉन VLV कर लो। ये मैं समझिए मेंस की तरह बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन मेंस में आया होता तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और यहां पे ILV अपॉन IHV कर लो, है ना, यहां पे मैं इक्वेशन लिख दिया ऐसे। नाउ अगर मेरे को ये इक्वेशन चाहिए, ये इक्वेशन लिखना है, तो इसका मतलब है दोस्त IHV ये वाला साइड कौन सा है, हाई वोल्टेज साइड, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज्यादा है, हाई वोल्टेज साइड। ये वाली साइड कौन सी है, लो वोल्टेज साइड। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कितना दोस्त, A बराबर NHV 2 अपॉन में कितना 1 इज इक्वल्स टू, और इस रिलेशन को लिखिए क्योंकि मेरे को करंट से ही मतलब है, वोल्टेज से मतलब है नहीं अपना, तो यहां पे मैं लिखूंगा ILV अपॉन में कितना IHV। तो यहां से इस रिलेशन से मैं लिख सकता हूं कितना, IHV की वैल्यू कितनी है दोस्त, हाई वोल्टेज साइड करंट की वैल्यू कितनी, अब इसे मैं कह रहा हूं हाई वोल्टेज साइड करंट की वैल्यू, और ये लो वोल्टेज साइड करंट की वैल्यू, तो IHV की वैल्यू है 1। तो यहां से अगर मैं इसे ट्रांसफर करता हूं, ILV इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2 एम्प्स बन गया। ये ILV साइड से देख रहा हूं इस करंट को, तो इस वजह से मैं इसको कहा ILV आप कहिए बट रेफर टू, क्योंकि इस करंट को बैठ के मैं यहां पे देख रहा हूं, तो IHV डैश बोलता हूं मैं इसे, IHV डैश। एक्चुअल में यहां से जो ILV फ्लो हो रहा होगा, ILV जो फ्लो हो रहा होगा ये बनेगा ILV, इसको ये बोलने के बजाय हम ये बोलें तो ज्यादा बेहतर होगा, IHV डैश। ठीक है, तो ILV जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, I0 नो लोड करंट जा रही होगी, प्लस IHV क्या हो रहा होगा, डैश, मतलब हाई वोल्टेज डैश वाली करंट आपको निकालना होगा। तो I0 की वैल्यू जरा निकाल लेता हूं, तो I0 की वैल्यू क्या होती है, IC प्लस कितना I5 होता है, तो IC की वैल्यू 0 दे रखी है, I5 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो कितना बन जाएगा, 1 एम्प्स बन जाएगा। तो यहां पे मैं रख दूंगा, HV की वैल्यू आपके पास आएगी, तो ILV की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 + 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 5, तो 2.24 एम्प्स, 2.24 एम्प्स। होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, बाकी सारी चीजें वैसी हैं। आइए इस क्वेश्चन को करने के लिए, इन दो क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको डॉट कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा डेप्थ देना चाहता हूं। डेप्थ मतलब एक आइडिया जो ट्रांसफॉर्मर के केस में लग जाता है। जरा यहां पे हेडिंग लिखिएगा कॉपी में, डॉट कन्वेंशन, हेडिंग लिखिएगा डॉट कन्वेंशन। डॉट कन्वेंशन, जो लोग फंडामेंटल नहीं पढ़े हैं उनके लिए, वो वहां नहीं पढ़े तो यहां भी पढ़ लें, ठीक है। हेडिंग लिखिएगा डॉट कन्वेंशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डॉट कन्वेंशन, डॉट कन्वेंशन कैसे, चलिए एक बात बताओ दोस्त, डॉट कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है। डॉट कन्वेंशन है एक, मीन्स जैसे कन्वेंशनल करंट फ्लो कराते हैं तो उसी तरह से ये भी एक कन्वेंशन है, हमने माना है, ठीक है। सपोज करिए आपके पास एक कोर है, सपोज करो आपके पास एक कोर है और इस कोर में आपने वाइंडिंग कर रखी है कुछ इस तरह से, दिस इज N1 टर्न, ये आपके पास N1 टर्न हो गया, और यहां पे आपने लगा रखा है वोल्टेज सोर्स V, और यहां पे आपने लगा रखा है N2 टर्न्स, ये आपके पास हो गया N1 और ये आपके पास हो गया N2। यहां पे आपने लगा रखा है क्या, लोड,
ये हो गया लोड, ठीक। ओके, मैं कहा अगर लोड लगाया हूं दोस्त तो यहां पे करंट फ्लो हो जाएगी और इस करंट का मैं नाम देता हूं कितना, I2 करंट, विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। उससे पहले मैं कहता हूं कि जैसे ही मैं सोर्स यहां पे कनेक्ट करूंगा तो यहां से एक करंट फ्लो होगी, इससे मैं कहता हूं I1, यहां पे एक फ्लक्स आएगा, ठीक। इस फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ऊपर की तरफ, इस फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ऊपर की तरफ, और इस पूरे कोर में जो फ्लो करेगा वो कैसा नेचर होगा, क्लॉकवाइज नेचर होगा। इसका नेचर कैसा होगा, क्लॉकवाइज, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक। अब मैं कहा जैसा ही लोड कनेक्ट करोगे तो I2 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, तब जब I2 की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो यहां पे करंट फ्लो करेगा। अगर ये करंट इस तरह से फ्लो हुआ तो यहां पे एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो इसे क्या कर रहा होगा, रेड वाले फ्लक्स को अपोज कर रहा होगा, रेड वाले फ्लक्स को अपोज कर रहा होगा, अपोजिट्स में जा रहा होगा। यानी जितना लोड कनेक्ट करते चले जाएंगे उतना ये क्या कर जाएगा, ब्लू फ्लक्स बढ़ते चला जाएगा, और जैसे जैसे ब्लू फ्लक्स बढ़ेगा तो φ1 को भी क्या होना होगा, इंक्रीज होना होगा। जैसे जैसे φ2 इंक्रीज होगा φ1 भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, काउंटर बैलेंस करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा, ठीक है। अगर काउंटर बैलेंस कर रहा है तो लोड सोर्स उतना ही करंट देता चला जाएगा ताकि ये क्या कर सके, काउंटर बैलेंस कर सके। ओके, नाउ मैं कहा कि यहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है मेरे दोस्त, यहां पे जब हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाले थे तो मैं कह रहा था ये कितना है, E1 है, और अगर मैं इसे पॉजिटिव बोलता हूं, E1 को यहां पे पॉजिटिव मिल गया था, यहां पे नेगेटिव मिल गया था, तो यहां पे भी अगर E1 क्या बन जाए, E2 क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाता है। यहां पे भी आपका क्या मिला था, ये पॉजिटिव मिला था, और ये क्या मिला था, नेगेटिव मिला था। अगर इस कंडीशन में भी यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव मिल जाता है तो मैं कहूंगा बार बार पॉजिटिव और नेगेटिव और सेंस ऑफ वाइंडिंग को लेके चलना थोड़ा सा इशू हो जाएगा। तो इस केस के लिए मैं क्या लगाऊंगा, डॉट लगा दिया, और इस केस के लिए मैं क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। दिस इज सिंपली द डॉट कन्वेंशन, दिस इज सिंपली द डॉट कन्वेंशन, दिस इज I2। इसका मतलब क्या है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं कैसे कहूंगा, शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूंगा अगर करंट एक टर्मिनल से डॉट के थ्रू एंटर करती है और दूसरे टर्मिनल से डॉट के थ्रू निकल जाता है तो ये फ्लक्स क्या करेगा, अपोज करेगा, और दिस अपोजिशन इज नथिंग बट द लेंज लॉ, लेंज लॉ। ये अपोजिशन क्या है, लेंज लॉ को सेटिस्फाई करता है। दिस अपोजिशन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन, ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉट कन्वेंशन। इसी को हम क्या कहेंगे, डॉट कन्वेंशन। नाउ डॉट कन्वेंशन का मतलब है करंट एक डॉट से एंटर करे एक पोर्ट पे और दूसरे पोर्ट पे करंट एक डॉट से बाहर की तरफ क्या हो जाए, निकल जाए। दिस इज कॉल्ड द डॉट कन्वेंशन। इन दिस केस द फ्लक्स अपोजेस ईच अदर। इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, फ्लक्स दोनों को एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। इफ फ्लक्स अपोजेस ईच अदर देन ओनली लेंज लॉ सेटिस्फाइज, एंड दिस लेंज लॉ, व्हेन दिस लेंज लॉ सेटिस्फाइज, दिस एक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन, ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन। तो आज के बाद से मैं कहूंगा डॉट कन्वेंशन, अगर यहां पे डॉट लगा है, यहां पे डॉट लगा है, तो ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा। अभी मैं आपको बाउंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे चल के मैं आपको बाउंड कर दूंगा, ठीक। अभी मैं आपको बाउंड नहीं कर रहा हूं। मैं कहा आप फ्री हैं, फ्री किस बात के लिए है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने इसे नेगेटिव माना, इसे पॉजिटिव माना, कहीं ऐसा मिल गया होता जो इस कंडीशन में नहीं मिलेगा, सेंस ऑफ वाइंडिंग है, तो जो इस कंडीशन में नहीं मिलेगा, मान लिया कि अगर यहां पे आपके पास डॉट है तो ये कह रहा है ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या है, ये वाला डॉट क्या बता रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, अगर मैं इस पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव को डॉट मान रहा हूं तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट यहां लगाना पड़ेगा। ये बाउंड नहीं है कि डॉट पॉजिटिव को ही मानना है, बट नाउ अब के बाद से ऑलवेज ये जान लीजिए कि जहां पे डॉट लगा है उसे आपको पॉजिटिव लेके ही चलना है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर पॉजिटिव से करंट इंटर कर रहा है तो ये बार बार पॉजिटिव नेगेटिव बोलना बेकार है।
अगर डॉट से करंट एंटर कर रहा है और दूसरे पोर्ट से डॉट से करंट निकल रहा है तो फ्लक्स अपोज करेगा, फ्लक्स अपोज करेगा, लेंज लॉ सेटिस्फाई होगा, लेंज लॉ सेटिस्फाई होगा मींस ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन परफॉर्म होगा। सिंपल, सो सिंपल। अब बार बार लेंज अपने पोजीशन को दिखाए, बार बार बताए, उससे बढ़िया एक डॉट लगा दो, काम खत्म। उससे बढ़िया एक डॉट लगा दो, काम खत्म। नाउ एक थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, सेंस ऑफ वाइंडिंग को चेंज करता हूं। थोड़ी सी बात मैं करता हूं, सेंस ऑफ वाइंडिंग को चेंज करता हूं। सेंस ऑफ वाइंडिंग को जरा सा मैं चेंज कर देता हूं। तो जरा यहां देखिए, मैं कहा अगर सेंस ऑफ वाइंडिंग में बदल दिया दोस्त, कैसे? सेंस ऑफ वाइंडिंग अब की बार ऐसे कर दिया और यहां पे मैं लगा दिया लोड। ध्यान से समझिएगा, यहां पे मैं लगा दिया लोड, है ना। अब कहा कि अब बताइए डॉट किधर लगेगा, अब बताइए डॉट किधर लगेगा। तो आप कहे कुछ नहीं, जो फ्लक्स आ रहा है उसी का अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। जो फ्लक्स आ रहा है जिसकी वजह से यहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो रेड वाली फ्लक्स आ रही है, तो दोस्त जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो इंड्यूस्ड फ्लक्स होना है इस करंट की वजह से, इस ब्लू वाले करंट की वजह से, वो ऑलवेज क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर रेड वाला नीचे से आ रहा है तो ब्लू वाला किधर से जाएगा, ऊपर से जाएगा, तो इसको अपोज करेगा। और अगर इसके फ्लक्स को अपोज करना है मेरे दोस्त, तो वाइंडिंग में फ्लक्स इधर जा रहा है, फ्लक्स थंब के डायरेक्शन में, तो वाइंडिंग में करंट किधर प्रोड्यूस होगा, वाइंडिंग में करंट इस डायरेक्शन में जाना होगा, मजबूरी है इसकी। अगर वाइंडिंग में जा रहा है तो अब करंट की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर से हो गई, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर गया। नाउ अगर ऐसा हो गया तो अब लेंज लॉ से आपने बताया कि करंट की डायरेक्शन दोस्त ऐसा है, I2 आपको इस डायरेक्शन में मिल गया, I2 मिल गया। तो मेरे को पोलैरिटी डिसाइड करनी है कि पोलैरिटी क्या होगी, इस कंडीशन में पोलैरिटी क्या होगी। तो इस कंडीशन में अगर देखो, अगर ये लोड है तो इसका मतलब क्या है, सिंक है, मतलब पावर खाएगा। तो पावर खाएगा तो इसे क्या होना होगा, पॉजिटिव होना होगा, इसे क्या होना होगा, नेगेटिव होना होगा। जब भी कोई ब्लैक बॉक्स है, इसमें करंट एंटर कर रही है, अगर इसे सिंक होना है, लोड होना है और करंट यहां से एंटर कर रहा है, तो यहां पे वोल्टेज जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, तभी इसे क्या होना होगा, सिंक होना होगा। तो अगर ये सिंक होगा तो ये टर्मिनल पॉजिटिव, तो ये पूरा कंडक्टर लगा है, तो इसका मतलब है यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी कंडक्टर क्या है, नेगेटिव है। तो यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ मेरे दोस्त, ये ईएमएफ अब क्या कहलाएगा, इसका डायरेक्शन जो होगा, ये ईएमएफ यहां पे पॉजिटिव हो गया और यहां पे नेगेटिव हो गया। सेंस पे डिपेंड कर गया कि सेंस ऑफ वाइंडिंग कैसे लगा रखी है। तो यहां पे देखिए ये पॉजिटिव था तो इसे डॉट कहा, तो यहां पे ये पॉजिटिव है, तो अब डॉट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बात समझ आई? तो ये क्या है आपका डॉट कन्वेंशन, ये क्या कहता है, डॉट कन्वेंशन। अब मैं थंब रूल देता हूं। थंब रूल क्या है डॉट कन्वेंशन में, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब बार बार तो मैं सेंस ऑफ वाइंडिंग बता नहीं पाऊंगा कि दोस्त देखो सेंस ऑफ वाइंडिंग ऐसा है, सेंस ऑफ वाइंडिंग वैसा है, ये यहां से जा रहा है, वहां से जा रहा है, इतना तो वो बार बार बता नहीं पाएगा। तो इस चीज को बताने के लिए मैं कहा एक मान लीजिए कि ऐसा ही होना है, ये ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन है, ऐसा ही है अपना, ठीक है। कैसा है कि इसका इक्विवेलेंट कैसा बनेगा, इसका इक्विवेलेंट कैसा बनेगा, तो मैं कहा एक ट्रांसफॉर्मर है और यहां पे करंट I1 है, इसे मैं डॉट कहा और इसे डॉट कहा, और इसे इस ट्रांसफॉर्मर को यहां पे डॉट दे दिया और यहां से करंट निकल गया I2, और ये कनेक्टेड क्या है, लोड से कनेक्ट है। कैसा लोड है मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लोड कैसा भी हो, ये लोड कैसा है मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं कहा यहां पे वोल्टेज आपके पास V1 है, यहां पे वोल्टेज आपके पास कितना है, V2 है। ओके, तो दोस्त यहां पे जरा देखो, यहां पे जरा देखिएगा, अगर डॉट से करंट एंटर हो रही है और अगले डॉट से करंट बाहर जा रही है, इसका मतलब फ्लक्स क्या है, अपोज करेगा। फ्लक्स अपोज करेगा, लेंज लॉ क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मींस ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन होगा, ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन होगा। ठीक है, नो ठीक है। इसका मतलब है बस आपको यह ध्यान में रखना है कि एक डायरेक्शन से, एक डॉट से करंट एंटर करे और दूसरे डॉट से करंट क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। नाउ
इस केस में अगर मैं कहता हूं A इज इक्वल्स टू कितना V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 मस्ट बी पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर मैं लिखता हूं करंट के बारे में तो A इज इक्वल्स टू कितना लिखा जाए? I2 अपॉन I1 शुड बी पॉजिटिव। ये कंडीशन कैसा होगा? पॉजिटिव लिखना होगा, पॉजिटिव लिखना होगा। नाउ फिर मैं कहता हूं एक और बात बताइए, ये मान लिया मैं पहला, दूसरी मैं बात कहता हूं। दूसरी बात ऐसा कहता हूं कि सपोज करिए एक सर्किट आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है और यहां पे आपके पास ऐसा कुछ बना रखा है। दिस इज योर डॉट, यह आपके पास डॉट पोलैरिटी है एंड दिस वन इज योर डॉट। यहां से करंट आपका क्या हुआ? इंटर किया I1 और यहां से करंट क्या हुआ? I2 चला गया। यहां पे बताइए, यहां पे मैं लिख देता हूं V1 और यहां पे मैं लगा दिया लोड और यहां पे मैं लिख देता हूं कितना? V2, है ना। दोनों तरफ एरो हेड लगा हुआ है, मतलब अभी डॉट के बारे में बता नहीं रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां से जरा देखिए यहां से क्या हो रहा है। यहां से अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं, तो यहां पे वोल्टेज की पोलैरिटी देखिए ऊपर पॉजिटिव है, तो V अगर मैं कहता हूं A बराबर V1 अपॉन में कितना? V2 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन में V2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन में E2, यहां पे जो इंड्यूस वोल्टेज होगा शुड बी नेगेटिव। इसे क्या होना होगा? नेगेटिव होना होगा। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी कैसी? अपोजिट है। क्योंकि ये दोनों सेम पोलैरिटी में आते तो काम हो जाता। नाउ अगर मैं कहूं करंट के बारे में बताइए, तो एक डॉट से करंट इंटर कर रहा है और इसको अगर आप देखोगे तो दूसरे डॉट से भी क्या कर रहा है? करंट एंटर कर रहा है। तो आप कहोगे कि दोस्त I2 बटा I1 की वैल्यू क्या होना होगा? नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव। ओके, अब मैं कह रहा हूं, जरा इसे ध्यान से देखिएगा। मैं कहता हूं अब की बार केस नंबर तीसरा कह दिया, अब की बार मैं क्या कहता हूं? करंट का डायरेक्शन बदल दिया और डॉट का पोलैरिटी जो है वो भी मैंने चेंज कर दी, डॉट की पोलैरिटी चेंज कर दी। तो वोल्टेज तो इस केस में क्या बन जाएगा? वोल्टेज शुड बी नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव हो गया। अब करंट जरा देखिए, करंट एक डॉट से एंटर कर रहा है और दूसरे डॉट से करंट क्या हो रहा है? निकल रहा है। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे आइए, अगर इस केस में मैंने क्या कर दिया होता? करंट की डायरेक्शन बदल रखी होती। अच्छा, यही वाला केस हो जाएगा। चौथे केस में आइए, चौथा केस, अगर मैं क्या करता यहां पे अगर मैं यहां पे डॉट लगा देता और करंट की डायरेक्शन अभी क्या है? यहां से I2 है, तो अभी वोल्टेज देखिए सेम डॉट पोलैरिटी, मतलब इसे क्या होना होगा? पॉजिटिव होना होगा। और करंट जरा देखिए, एक डॉट से करंट I1 निकल रहा है और ये दूसरे डॉट से करंट I2 एंटर कर रहा है, इसे क्या होना होगा? पॉजिटिव होना होगा। ये कुछ आपका डॉट कन्वेंशन है, जहां पे आपको ये डिसाइड करना है ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। डॉट कन्वेंशन ये बताता है लेंज लॉ सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? बताते हैं कि फ्लक्स अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फ्लक्स का अपोज करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मरिंग एक्शन कहलाता है। नो, अब इस पूरी बात को मैं बस समराइज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, नोट करके एक बात लिखिए, इफ द current enters through the dot at one port and leaves the dot at another port, then Lenz law satisfies, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, Lenz law satisfies, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, फ्लक्स अपोजेस, फ्लक्स क्या करेगा?
अपोज करेगा। लेंज लॉ सेटिस्फाइज, तभी ये क्या करेगा, लेंज लॉ को सेटिस्फाई करना होगा, है ना। ओके, अब इतनी बात उन सभी लोगों के लिए है जो ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना चाहते हैं, और जो थोड़ा दिमाग और खर्च करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी बात, वरना आप मत जाइएगा। आपको लगता है आपके सारे कंसेप्ट यहां तक क्लियर हैं तो मत जाइएगा। अगर थोड़ा बहुत दिमाग और खर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कहा मेरे दोस्त, देखिएगा मैं बहुत रिस्की वाला काम कर रहा हूं आपको एक्स्ट्रा बता के, मैं बहुत रिस्की वाला काम कर रहा हूं आपको एक्स्ट्रा बता के। तो ये उनके लिए है जो इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, जो मजा लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। ठीक, यहां पे आइए, मैं कहा कि अगर करंट इंटर कर रहा है थ्रू द डॉट एट वन पोर्ट and leaves the dot at another port, दूसरे पोर्ट से, अनदर छोड़ो अदर लिख लो, दो ही तो पोर्ट होता है ट्रांसफार्मर में, अनदर पोर्ट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं फिर से, ये तो कन्वेंशन है ना मेरे दोस्त, ये तो कन्वेंशन है ना। तो मैं कह सकता हूं इसी बात को, इफ द करंट, मैं फिर से कह रहा हूं रिस्क वाली बात है दोस्त, छूना मत, वीडियो स्किप कर देना। इफ द करंट एंटर्स थ्रू, सॉरी इंटर्स की जगह क्या कहता है, इफ द करंट लीव्स थ्रू द डॉट एट वन पोर्ट and enter through the other port satisfies Lenz law. It also satisfies Lenz law. असल में ये दोनों सेम है, ये बदलता तब जब मैं करंट एंटर्स थ्रू द सोर्स टर्मिनल, ऐसे लिखता, सोर्स साइड एट डॉट टर्मिनल, और लीव्स द लोडेड साइड एट डॉट टर्मिनल। तो ये दोनों वैल्यू दोनों चीजें क्या होती, सेम होती, ठीक है। ये दोनों बातें क्या है, सेम है। ये कुछ उसी तरह से है, अगर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, ये कुछ उसी तरह से है, एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, यहां पे वोल्टेज V है, V1, यहां पे वोल्टेज कितना है, V2, यहां पे R1 है, यहां पे कितना है, R2 है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है। मैं कह रहा KVL लगा दो दोस्त, तो KVL लगाओगे तो कुछ लोग KVL लगाएंगे कैसे, माइनस का भी जो टर्मिनल पहले मिल गया, माइनस का भी, प्लस का कितना V1, प्लस का कितना V2 बराबर कितना 0। और कुछ लोग KVL लगाएंगे कैसा, कहेंगे कि प्लस का V ले लो, फिर क्या लगा लो, माइनस का V1 लगा लो, फिर क्या लगा लो, माइनस का V2 बराबर 0। ये दोनों ही बातें सेम है, तो आप पहले वाले पोर्ट पे ये देख रहे हैं कि डॉट के थ्रू एंटर कर रहा है और दूसरे वाले पोर्ट पे डॉट के थ्रू निकल रहा है, या पहले वाले पोर्ट पे आप ये देखिए डॉट के थ्रू निकल रहा है और दूसरे वाले पोर्ट पे एंटर कर रहा है। दोनों ही सेम बात है, दोनों ही लेंज लॉ को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, लेंज लॉ को डिफाइन करेगा। मींस फ्लक्स कैसा होगा, अपोजिट इन नेचर होगा, फ्लक्स का नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। नाउ अब सभी लोग पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इसका मतलब है, इस क्वेश्चन में आइए जरा, इस क्वेश्चन में आइए दोस्त, कह रहा है कि फॉर द आइडियल ट्रांसफॉर्मर, एक ट्रांसफॉर्मर कैसा है, आइडियल है। यहां पे एरो हेड देखिए दोस्त दे दिया है, V1 यहां पे और V2 यहां पे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कह रहे हैं ये पॉजिटिव हो गया और इसे क्या होना होगा, नेगेटिव होना होगा। तो ये पॉजिटिव होना होगा, इसे क्या होना होगा, नेगेटिव होना होगा। तो मैं दोस्त अगर इसको कहता हूं, डॉट कन्वेंशन लगाता हूं, तो मैं कहा पॉजिटिव वाले को लगा दो दोस्त, तो पॉजिटिव वाले को लगाए, तो इधर भी पॉजिटिव वाले को लगा दिए। अब मैं कहा अगर लेंज लॉ को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या बातें होंगी। तो सबसे पहले चलिए हम लोग निकाल लेते हैं ए शुड बी ग्रेटर देन 1,
ए इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, एन आ गई। नाउ दिस वोल्टेज इज एच वी साइड और ये वोल्टेज कौन सा हो गया, एल वी साइड। नाउ यहां से क्या लिख सकते हैं, ए बराबर एन एच वी अपॉन में एन एल वी इज इक्वल्स टू वी एच वी अपॉन में वी एल वी इज इक्वल्स टू ई एच वी अपॉन में ई एल वी इज इक्वल्स टू आई एल वी अपॉन में आई एच वी। ये लिख सकता हूं मैं। अगर इस कंडीशन को देखा जाए, तो ये कह रहे हैं क्या कि हाँ ठीक है, तो चलिए इनके हिसाब से देखते हैं। तो इनके हिसाब से ये एच वी जो है वो V1 है, तो A बराबर एच वी साइड जो है वो V1 है और एल वी साइड जो है वो कितना है, V2 है। तो यहां से अगर देखें तो मैं कह सकता हूं V1 इज इक्वल्स टू कितना, A इंटू कितना बन जाएगा, V2, और A की वैल्यू कितनी है, N है ही, तो A की वैल्यू NV2 बन जाएगा। सिंपल। तो यहां पे आप देखेंगे ये वाली बात सही है, ये वाली बात सही है, और कौन सी बात सही है, ये वाली बात सही है। ये गायब, ठीक है, नहीं, हाँ ये वाली बात सही है, अच्छा ये भी वाली बात सही है, तीनों बात सही है। सिर्फ कौन सा गड़बड़ है, सेकंड वाला पॉइंट गड़बड़ है। अब आइए जरा करंट के बारे में बात करते हैं। तो करंट ऐसा था दोस्त, अगर डॉट कन्वेंशन आप मानते हैं, अगर आप डॉट कन्वेंशन को मानते हैं तो कहते हैं कि करंट यहां से अगर एंटर कर रही है तो इसे आपको क्या करना होगा, लीव कराना होगा। करंट एंटर कर रही है तो करंट यहां से क्या करेगा, लीव कर रहा होगा, ठीक है। तो यहां से जरा देखो, अगर ऐसा कंडीशन होगा तो ए I2 बटा कितना, I1 शुड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। I2 बटा I1 शुड भी पॉजिटिव। ओके, नाउ तो मैं कहूंगा कि अगर ऐसी बात है तो यहां से देखिए जरा, करंट जो है डॉट से निकल रही है I1, और यहां पे करंट क्या कर रहा है, डॉट से एंटर कर रहा है। वही सेम बात है, एक पोर्ट से डॉट से एंटर कर रहा है और दूसरे से डॉट से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इसका मतलब था I2 बटा I1 शुड बी इक्वल्स टू N, और यहां से अगर मैं देखूं तो I2 में अपने पास जो रिलेशन आएगा, I2 इज इक्वल्स टू कितना, N इंटू कितना I1। अब सर ऐसा तो कुछ इसमें ऑप्शन में दिखा ही नहीं है, तो दोस्त ऑप्शन जो कह रहा है वो नेगेटिव लगा के दिया है। ऑप्शन जो दिया है आपको नेगेटिव लगा के दिया है, जो कि लेंज लॉ को क्या कहना चाह रहा है कि अपोज करता है। जब मैं आपको बताया था कि सर्किट थ्योरी और फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोगों ने दो फेजर बनाए थे। और जब हम लोग रिलेशन लिखते हैं मेरे दोस्त, तो देखो ये प्योरली डिफाइन है कि ये दोनों ही क्या है, सेम फेज में है। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि I1 I2 को अपोज कर रहा है, क्यों, क्योंकि फ्लक्स अपोज कर रहा है phi1 phi2 को। फ्लक्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। बस इस बात को ये डिफाइन करना चाहते हैं। तो ये बात देखिए तो गलत पहले ही थी, और यहां पे 1/n हो गया, ये भी गलत हो गया, यहां पे 1/n हो गया, ये भी गलत है। तो बात कौन सी सही है, ये सही है। अब यहां पे नेगेटिव क्या कर रहा है, नेगेटिव इज जस्ट बिकॉज लेंज लॉ आने की वजह से ये बताना चाह रहे हैं। जब हम लोग फेजर ड्रॉ किए थे फ्रॉम फ्लक्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम लोगों ने देखा था क्या, E2 यहां आया था, E1 यहां आया था, phi यहां आया था, और माइनस का E1 यहां पे आया था, और ये क्या आया था, I2 आ गया था यहां पे, I2 बटा A आया था, ऐसे करके। और यहां पे आपके पास एक वोल्टेज V2 आया था, और एक फ्लक्स कितना आया था, I1 आया था। ये मेन चीज यहां पे क्या है, phi2 आ गया था, और ये क्या है, phi1 आ गया था। ये दोनों अपोजिट फेज में है। इस चीज को बताने के लिए यहां पे इन्होंने क्या लगाया है, नेगेटिव लगाया है। ठीक है, ये बात समझिएगा। यहां पे ये लेंज लॉ को भी दिखा रहे हैं, तब इन्होंने क्या लगाया, नेगेटिव लगा के बताया। ठीक, जबकि करंट दोनों ही क्या है, आप देखिए ये तो कांस्टेंट है, तो सेमी फेज में हुआ, ये तो सेमी फेज में हुआ, बस वो फ्लक्स के अपोजिशन को बताने के लिए। जैसे यहां पे अगर आपके पास एक कोर है, ये कोर है, और इस कोर में कुछ ऐसे फ्लक्स दौड़ रहा है, इस कोर में कुछ ऐसे फ्लक्स दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पे जब करंट I1 आया, तो ये करंट कितना फ्लो हुआ, I2, तो फ्लक्स यहां पे प्रोड्यूस हुआ I1 की वजह से, और ये फ्लक्स किसकी वजह से, I2 की वजह से। तो ये फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। इस अपोजिशन को दिखाने के लिए यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव आया। दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द कोर फ्लक्स ऑफ ए प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर विद द रेसिस्टिव लोड।
अगर लोड कैसा है, रेसिस्टिव है, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली कांस्टेंट। अरे भैया कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बताया हूं कि इसके अंदर जो फ्लक्स होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लोड पे तो वेरी करता ही नहीं है, लोड चेंज होने दो, लोड को चेंज होने दो दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लोड पे तो कोई निर्भरता होती ही नहीं है। जितना करंट यहां से जाएगा उतना यहां से भी ड्रॉ करेगा, तो φ1 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना यहां से करंट बढ़ेगा φ2 बढ़ेगा, तो जितना φ2 बढ़ेगा उतना ही φ1 बढ़ जाएगा। तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, मीन्स क्वासी स्टैटिक स्टेट में रहेगा। तो ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रिक्टली कांस्टेंट। कितनी बार बताया कि ऑलवेज कैसा होगा, स्ट्रिक्टली कांस्टेंट बना रहेगा, लोड पे वेरी नहीं करता है। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाइए फर्क नहीं पड़ता है उसको, कोर मटेरियल हमेशा उतना ही लेके रखा रहेगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पेड़, पानी, बिजली और कम से कम पोल्यूशन करने की कोशिश करिए, रिसोर्स को बचाइए, ठीक है। शुरुआत आपसे ही होनी है, कितनी बार कह चुका हूं, शुरुआत मेरे से होनी है क्योंकि हम ही लोग जिम्मेदार हैं। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।